दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहानियों का लुत्फ उठाएं। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना हमें हमारे काम को लेकर प्रेरित करता है। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। माय चैनल आरजी नॉवल स्टोरी लाइक शेयर एंड कमेंट। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भी आवाज सुनी ही ना हो। अनामिका तने के सामने वाले सोफे पर बैठकर अपने बालों को एक तरफ कर अपनी गर्दन से आगे कर लेती है। उसने अपनी आंखों में काजल और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई होती है। वो तने को खुद की तरफ रिझाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, पर तने ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर देखता तक नहीं है। अनामिका बड़ी अदा के साथ तने से कहती है, तने आप जूस लेंगे? पर तने अभी भी कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ तापसी अपने रूम की बालकनी में लगे फूलों को पानी दे रही होती है। इतने में उसे विशाखा का कॉल आता है। तापसी विशाखा का कॉल पिक कर कहती है, हम बोल। उसकी ऐसी आवाज सुनकर विशाखा कहती है, अरे मुझे तो लगा था कि तू आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर तापसी कहती है, खुश? पर क्यों? सामने से विशाखा कहती है, अरे मिस्टर तनेजा ने तुझे बताया नहीं क्या कि वो तुझे आज संध्या दी से मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं? ये सुन तापसी खुश होते हुए कहती है, क्या? तापसी की आवाज सुनकर विशाखा कहती है, हाँ उन्होंने आज की अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है, सिर्फ तुझे संध्या दी से मिलवाने के लिए। अभी उस अंकित का मुझे कॉल आया था तो उसने मुझे ये सब बताया। सब्सक्राइब माई चैनल आरजी नॉवल स्टोरी, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। This story is uploaded only on RG Novel Story. In case the reader want us to remove the story, can contact us on our Instagram account, link in description. Please don't give us copyright strike. For any new story request, join our Telegram channel. So let's continue our story. 291 तापसी की खुशी। अनामिका तने से बात करने की और वो उसकी तरफ देखें इसकी पूरी कोशिश कर रही होती है, पर तने पर तो उसकी किसी भी हरकत और बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर अनामिका अपने मन में ही कहती है, अगर तुम विश्वामित्र हो ना तने, तो मैं भी तुम्हारे लिए महंगा बन जाऊंगी। देखती हूँ कि कब तक तुम मेरी तरफ नहीं देखते। वो ये सोचकर अपनी जगह से उठकर तने की तरफ बढ़ने के लिए होती ही है कि तभी तापसी भागते हुए वहां पर आ जाती है। वो काफी खुश नजर आ रही होती है। वो सीधा तने के पास आती है। उसका इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि अनामिका भी वहीं पर ही खड़ी है। तापसी सीधा आकर तने की गोद में बैठकर उसके गले लगते हुए कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तापसी के गोद में बैठने और उसके गले लगने तक तने उसकी कमर पर हाथ डाल देता है। तापसी तने से अलग होकर उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम दी से मिलने जा रहे हैं? तने कुछ न बोलकर तापसी के बाल उसके गालों पर झूलती उसकी लटों को उसके कान के पीछे करता है। उन दोनों को एक दूसरे में खोया देख अनामिका अपना गला खंगारती है, तो तापसी अपनी गर्दन घुमाकर अनामिका की तरफ देखती है। उसे देखते ही वो तने की गोद से उतरने को होती है, पर तने की पकड़ उसकी कमर पर इस कदर मजबूत होती है कि तापसी तो बिल्कुल भी हिल ही नहीं पा रही है। तापसी आंखें बड़ी कर तने की तरफ देखती है, पर तने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा होता है। ये देख अनामिका मुस्कुराकर कहती है, सॉरी, वो मैंने तने को अकेला बैठा काम करता हुआ देखा तो मैं उनके लिए जूस लेकर आ गई, पर अब तुम आ गई हो तो मैं चलती हूँ। अनामिका की बात सुन तापसी जबरदस्ती मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला देती है, क्योंकि तने उसकी कमर पर अपने हाथ फेर रहा होता है, जिससे तापसी को बहुत बुदबुदी सी हो रही होती है। अनामिका के जाते ही तापसी हंसते हुए कहती है, तने क्या कर रहे हैं? मुझे बुदबुदी हो रही है, छोड़िए ना। पर अब भी तने तापसी को नहीं छोड़ता। इधर जाती हुई अनामिका को तापसी के खिलखिलाने की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है, जिसे सुन उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ माही लिविंग रूम में बैठकर एक फाइल पर कुछ काम कर रही होती है। इतने में अक्षत भी अपने रूम से निकलकर नीचे आता है। उसकी नजर सामने बैठी माही पर जाती है और फिर अगले ही पल वो उससे अपनी नजरें हटाकर एक सर्वेंट को आवाज देता है। अक्षत की आवाज सुन माही भी उसकी तरफ देखती है, पर अक्षत माही को पूरी तरह से इग्नोर कर उस सर्वेंट से पूछता है, मॉम डैड कहाँ है? अक्षत का सवाल सुन वो सर्वेंट कहता है, सर वो दोनों सुबह ही किसी काम से बाहर चले गए हैं और कहा है कि वो शाम तक ही वापस आएंगे। ये सुनकर अक्षत कहता है, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं भी रात तक ही वापस आऊंगा। ये बोल वो वहां से चला जाता है। माही उसको जाता हुआ देख रही होती है। माही अपने हाथ में पकड़े पेन पर अपनी पकड़ कस लेती है। शायद सच में उसने अक्षत का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था और अब अक्षत कभी भी उसकी तरफ पलट कर तक नहीं देखेगा। ये सोचते हुए उसकी आंख से एक बूंद आंसू की गिरकर अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर गिर जाती है।
दिन में तापसी तने के साथ संध्या से मिलने जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि संध्या की कंडीशन में कुछ खास सुधार तो नहीं हुआ है, पर जिस तरह से संध्या की बॉडी सभी मेडिसिन को एक्सेप्ट कर रही है, उसे देखकर तो लगता है कि बहुत जल्द ही उसकी कंडीशन में इम्प्रूव होगा। ये सुनकर तापसी के दिल को एक राहत मिलती है। वो काफी देर तक संध्या का हाथ पकड़कर उसके साथ ही बैठी रहती है और उसे अपनी लाइफ के बारे में सारी बातें बताती है कि वो तने के साथ कितनी खुश है। तने बिल्कुल वैसा ही इंसान है जैसा वो और मानव हमेशा से तापसी के लिए चाहते थे। वो हर वक्त उसका और उसकी खुशी का कितना ध्यान रखता है। काफी देर तक तापसी संध्या के साथ बातें करती रहती है। जब उसे बहुत देर हो जाती है तो वो संध्या के माथे पर प्यार से किस कर उससे बाय बोलकर उस रूम से बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि तने ने संध्या की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। वहां पर भी कई बौद्ध संध्या के रूम के बाहर खड़े होते हैं। इस जगह पर तने, तापसी और अंकित के अलावा किसी को भी आना अलाउ नहीं होता है। तापसी तने के पास जाती है। तने इस वक्त उस बिल्डिंग के ग्लास वॉल के सामने अपनी दोनों पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा सामने की तरफ देख रहा होता है। अब शाम होने को आई होती है और बाहर देखकर ऐसा लग रहा होता है कि आज इंद्रदेव भी बरसने का सोच रहे हैं, यानी कि बारिश होने वाली है। तापसी ने अभी एक लाइम कलर की ऑर्गेंजा साड़ी पहनी होती है। उसके साथ उसने एक क्रॉप ब्लाउज पहना होता है जिसमें वो काफी प्यारी लग रही होती है। वो तने के पीछे आकर खड़ी होती हुई कहती है, चले। तने ने भी इस वक्त ब्लैक कलर की फिटिंग पेंट और ब्राउन कलर की फिटिंग शर्ट पहनी होती है जिसमें उसकी बॉडी का परफेक्ट शेप साफ नजर आ रहा होता है और हमेशा की ही तरह उसके हाथ में एक महंगी घड़ी होती है। तापसी की आवाज सुन वो पलट कर उसकी तरफ देखता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तापसी मुस्कुराकर तने के हाथ पर अपना हाथ देते हुए कहती है, आज वॉक पर चलें। तापसी की बात सुन तने चलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, हम। कुछ देर बाद तने और तापसी जा रहे होते हैं। तने गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। तापसी उसके बगल बैठी होती है। तने एक हाथ से ड्राइव कर रहा होता है और दूसरे हाथ से उसने कसकर तापसी का हाथ पकड़ा होता है। इस वक्त तापसी की उंगलियां तने के उंगलियों में उलझी होती है। आगे जाकर तने गाड़ी रोकता है और खुद गाड़ी से बाहर निकलकर वो तापसी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो तापसी भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ निकिता बहुत परेशान से अपने रूम में इधर से उधर कर रही होती है। उसके मुंह में बहुत दर्द हो रहा होता है। पहले उसके मुंह में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा होता है, अब उसके मुंह में बुरी तरह से छाले हो गए होते हैं जिससे निकिता को कुछ भी बात करने में भी बहुत तकलीफ हो रही होती है। 292 प्यार के रंग। तापसी गाड़ी से बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है वो एक सड़क के साइड पर रुके हुए होते हैं। वो बहुत ही साफ सुथरी रोड होती है। तापसी देखती है कि उस रोड के दोनों साइड पर कुछ टेंट लगे हुए हैं और उन टेंटों के पीछे की तरफ काफी हरी हरी घास और पेड़ लगे हुए हैं। वो जगह देखने में इतनी अच्छी लग रही होती है कि मानो जन्नत है तो वो यही हो। तापसी फिर उन टेंट्स के पीछे की तरफ देखती है तो वहां पर एक छोटा सा तालाब और उस तालाब के ऊपर से एक लकड़ी का पुल बना हुआ होता है। तापसी ये सब देखकर तने की तरफ देखती है तो तने अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा तापसी को ही देखे जा रहा होता है। तापसी कहती है, मुंबई में ये जगह भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोल वो तने की तरफ देखती है। हल्के से बादल गरजते हैं और इतने में बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं और तापसी मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखते हुए अपने हाथ हवा में फैलाकर कहती है, लगता है आज सावन भी मुझे इस जगह की खूबसूरती खुलकर दिखाना चाहता है। और तापसी के ये बोलते ही कुछ देर में ही रिमझिम बारिश होने लगती है और तापसी खुश होकर बारिश में भीगते हुए अपने हाथ हवा में फैलाकर भीगने लगती है। तापसी की पतली साड़ी उसकी पूरी बॉडी से चिपक जाती है और उसका पूरे शरीर की खूबसूरत बनावट साफ साफ दिखने लगती है। तापसी किसी छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए बारिश में भीग रही होती है। तने बहुत ध्यान से उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है, ये लड़की जो पूरी दुनिया की नीयत से, उसकी बदसूरती से, उसकी चापलूसी से, उनकी चालकियों से, इन सब चीजों से अनजान बेखबर अपनी ही छोटी सी दुनिया में इतनी खुश है। ये लड़की जिसके लिए कठोर बेदर्द हॉर्डलेस माफिया जो बहुत आसानी से किसी की भी जान ले सकता है, जिसके बस बोलने भर से ही लोगों की किस्मत, उनकी जिंदगियां बदल जाया करती है, वो इस लड़की के आगे, इसकी जिद और इस निश्चल मासूम मुस्कान के आगे हमेशा ही पिघल जाया करता है। इस लड़की के गिरते हुए एक एक आंसू उसके दिल पर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने तने के दिल पर पूरा का पूरा तेजाब डाल दिया हो। इस लड़की की खुशी, इसकी मुस्कुराहट, इसकी बातें, इसकी हर एक अदा, हर एक बात तने को खुद के लिए चाहिए थी। उसे ये बर्दाश्त तक नहीं था कि तापसी के दिमाग में उसके अलावा कोई और आए। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तापसी पूरी तरह से भीगी हुई उसके सामने आकर कहती है, तने लगता है बारिश और तेज होने वाली है।
हम घर कैसे जाएंगे? तापसी की बात सुन तनय उसकी तरफ अपनी गहरी नशीली आंखों से देखते हुए कहता है, आज हम यहीं रुकेंगे। ये सुन तापसी कुछ कहती तभी तनय उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के बोनट से टेक लेकर हल्का सा उस पर बैठ जाता है और फिर तापसी को अपनी बाहों में पकड़े उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। जो बारिश की बूंदें तापसी के होठों पर पड़ रही होती है, उन बूंदों को तनय अपने होठों के जरिए अपने गले से नीचे उतार लेता है। तापसी के गीले बाल उसकी कमर से चिपक गए होते हैं। कुछ देर तक तापसी को किस करने के बाद तनय खड़ा हो जाता है और तापसी के होठों को चूमते हुए वो आगे उस टेंट की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में तनय उस टेंट के अंदर होता है, जो अंदर से किसी भी 7 स्टार लग्जरी रूम से कम नहीं होता है। उस टेंट के अंदर हर वो चीज मौजूद होती है जो किसी भी 7 स्टार होटल रूम में मौजूद होती है। तनय अभी भी तापसी को किस किए जा रहा होता है। अब तापसी को ठंड लगने लगी थी और उसकी बॉडी हल्की हल्की कांप रही होती है। तनय तापसी को नीचे खड़ा कर उसके होठों से अलग होता है। तापसी अपनी आंखें बंद करे खड़ी होती है। तनय उसे ऐसे देख टेंट के दरवाजे के पास जाकर पूरा टेंट बंद कर देता है और फिर एक बटन प्रेस कर उस रूम का रूम हीटर ऑन कर देता है। तापसी ने ठंड से अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास रख वो ठंड से ठिठुर रही होती है। ये देख तनय उसके पीछे खड़े होकर उसके साइड से ब्लाउज की जेब खोलते हुए उसके पीछे गर्दन को चूमता है। तनय के होठ अपनी गर्दन पर महसूस करते ही तापसी सिहर जाती है। अब तनय तापसी के ब्लाउज को उसके कंधों से नीचे खिसकाते हुए अपने हाथों के साथ साथ अपने होठ को भी उसके कंधे पर रखता हुआ उससे किस करने लगता है। तापसी की दिल की धड़कनें तो बढ़ती ही जा रही होती है और साथ ही उसकी पीठ तनय के सीने से लगी होती है, तो उसे तनय की धड़कनें भी धड़कती हुई सी महसूस हो रही होती हैं। तापसी के ब्लाउज खिसकते ही तापसी का साड़ी का पल्ला भी खिसक कर उसके सीने से नीचे गिर जाता है। तनय तापसी के सामने आकर उसके सामने अपने घुटने पर बैठकर उसकी साड़ी की प्लेट्स हल्के हल्के से खींचते हुए अपने होठों को उसके पेट पर नाभि के पास रख देता, जिससे तापसी कसकर अपनी आंखें बंद कर तनय के कंधों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। अब टेंट के अंदर उस रूम हीटर की गर्माहट ही वजह थी या तनय का प्यार वजह था, पर तापसी की ठंड अब कम हो चुकी थी। तनय तापसी को बैठ कर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है। तापसी के बाल गीले होने के वजह से उसके चेहरे से चिपक गए होते हैं। तनय प्यार से उसके बालों को अपनी लंबी उंगलियों से हटाते हुए उसके माथे को चूमता है। तापसी अब अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो तनय तापसी की दोनों आंखों को चूम लेता है। अब शर्म से अपना चेहरा घुमा लेती है, तो तनय तापसी के कान के पास अपने होठ रख देता है। तनय अब अपने शर्ट के बटन खोल अपनी शर्ट निकाल देता है। अब तनय की परफेक्ट बॉडी और उसके एब्स और मसल्स साफ साफ नजर आ रही होती है। तनय को कोई भी लड़की अगर इस तरह से देखती तो शायद खुद को उसके करीब जाने से कभी भी ना रोक पाती। तनय वापस से तापसी के ऊपर आकर उसके सीने पर अपने होठों को रख देता है, जिससे तापसी के मुंह से आह निकल जाती है। इतने में बाहर तेज बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज से घबरा कर तापसी के हाथ तनय की पीठ पर कस जाते हैं। तनय तापसी को घबराता देख खुद को उसके अंदर समा लेता है और कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे की प्यार की बारिश में पूरे के पूरे भीग जाते हैं। रात भर बाहर बादल बरस रहे होते हैं और अंदर तनय तापसी को अपने प्यार के कई रंगों का एहसास करवा रहा होता है। 293 क्यों दर्द दे रही हो। काफी तेज बारिश हो रही होती है और माही अपने रूम की विंडो पर अपने सीने के पास हाथ बांधे खड़ी बाहर उस तेज बारिश की होते हुए देख रही होती है। तभी माही की नजर घर के अंदर आती हुई एक ग्रे कलर की कार पर पड़ती है। इस गाड़ी को माही बहुत अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि ये कार अक्षत की होती है। माही उस गाड़ी को अंदर आते हुए देखकर अपनी जगह से पलटकर रूम में वापस जाने को होती ही है कि उसकी नजर कार से बाहर निकलते अक्षत पर जाती है। अक्षत की हालात कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए होते हैं और बाल भी बिखरे हुए होते हैं। वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा होता है, क्योंकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। माही उसकी ऐसी कंडीशन देखकर तुरंत अपने रूम से छाता निकालकर नीचे की तरफ भागती। वो छाता लेकर अक्षत के पास आती है और उसके सर के ऊपर छाता करते हुए कहती है, अक्षत क्या है ये सब, चलो अब अंदर चलो, इसी तरह अगर बारिश में भीगते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। माही की बात सुन अक्षत उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, यार तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती, हर वक्त बस मेरे आसपास पास ही मौजूद रहती हो। चली क्यों नहीं जाती हो मेरी जिंदगी से, जाओ जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अक्षत एक कदम पीछे की तरफ लड़खड़ाकर गिरने को होता है, तो माही तुरंत अपने हाथ में पकड़े उस छाते को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से उसकी बाह पकड़ लेती है और प्यार से कहती है, हाँ हाँ अक्षत, मैं चली जाऊंगी, पर पहले तुम तो अंदर चलो प्लीज।
ये बोल वो अक्षत की बाहें अपनी गर्दन में डालकर उसे अंदर लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में माही जैसे तैसे कर अक्षत को लेकर उसके रूम में आती है। अक्षत के बाल और कपड़े बारिश में भीगने की वजह से गीले हो गए होते हैं, तो माही जल्दी से वॉशरूम से एक टॉवल लेकर आती है और अक्षत की बालों को अच्छे से साफ करते हुए कहती है, तुमने ये क्या हालत बना ली है अपनी, देखो पूरा भीग गए हो। अक्षत चुपचाप उसकी बात सुन रहा होता है। फिर जब माही को लगता है कि अक्षत के बाल सूख गए हैं, तो वो टॉवल लेकर वापस से वॉशरूम में जाने लगती है। तभी अक्षत उसका हाथ पकड़ लेता है। माही पलटकर उसकी तरफ देखती है, तो अक्षत उसे अपने सामने खड़े करते हुए उसके दूसरे हाथ से टॉवल लेकर बेड पर फेंकते हुए उसका दूसरा हाथ भी पकड़ते हुए कहता है, क्यों क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे इतना दर्द दे रही हो, क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने तुमसे प्यार करके। ये बोलते हुए अक्षत की आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिर वो माही का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है, जानती हो यहाँ इस जगह पर कितना कितना ज्यादा दर्द होता है, लगता है जैसे जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। अक्षत की बात सुनकर माही की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अपनी बात अक्षत इतनी मासूमियत से कह रहा होता है कि माही खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और झुककर उसे गले से लगा लेती है। अक्षत माही के गले लगे हुए ही कहता है, प्लीज प्लीज माही, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पर उसे कम से कम गाली गाली तो मत दो। ये बोलते हुए अक्षत के आंसू माही को अपने कंधे पर महसूस हो रहे होते हैं। कुछ देर माही के गले लगे हुए ही अक्षत बेहोश हो जाता है। ये देख माही अपने आंसू साफ कर आराम से अक्षत को उसके बेड पर लेटा देती है और फिर उसके शूज खोल उन्हें एक तरफ रखकर वो अक्षत को ब्लैंकेट ओढ़ा कर जाने के लिए होती है कि अक्षत कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज डोंट गो माही। ये सुन माही के पास ही बैठकर उसका सर सहलाने लगती है। माही की नजदीकी का असर होता है या कई रातों से ठीक से नींद न पूरी होने का असर, जिससे अक्षत अब आराम से सो जाता है। अगली सुबह चांद अपनी चांदनी समेटे छिप गया होता है और सुबह की रोशनी के साथ कई चिड़ियों की चहचहाहट तापसी के कानों में पड़ती है। उस टेंट के अंदर एक बड़े से बेड पर, जिस पर व्हाइट कलर की बेडशीट और व्हाइट कलर का ही ब्लैंकेट ओढ़े तापसी और तने सोए होते हैं। तापसी तने की तरफ पीट करे उसके हाथ का पिलो बनाकर आराम से सोई होती है। वही तने जिसके सीने से तापसी की पीठ चिपकी होती है और उसका फेस तापसी के फेस के ऊपर होता है। उसने अपने दूसरे हाथ को तापसी की कमर पर लपेटा होता है। वो दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे से लिपटे सोए हुए होते हैं। तापसी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और फिर उस जगह के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है। तापसी अब उठने के लिए होती ही है, पर तने की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो हिल तक नहीं पा रही होती है। तापसी अपनी अलसाई हुई आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तने तापसी के मुंह से गुड मॉर्निंग सुन अपनी गर्दन उठाकर तापसी के होठों पर एक छोटी सी किस कर देता है। तापसी अब तने का हाथ अपनी कमर से हटाकर उठकर बैठती है। उसने इस वक्त एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी होती है जो तने की होती है। वो शर्ट इतनी लूज होती है कि तापसी के कदों से फिसल रही होती है। तापसी उठकर बैठते हुए एक अंगड़ाई लेती है और फिर अपने बिखरे बालों को समेटकर उनका एक जुड़ा बना लेती है। इतने में तने वापस से तापसी की कमर पर हाथ लपेट लेता है, तो तापसी बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, तने देखिए ना कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तने अपना सर ऊपर कर तापसी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल व्यू। उसकी बात सुन तापसी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, उठिए और मेरे साथ चलिए। ये बोल वो अपनी कमर से तने का हाथ वापस से हटाती है और फिर उसका वही हाथ खींचते हुए कहती है, चलिए ना चलिए। तापसी को ऐसे जिद करता देख तने अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है। तने ने इस वक्त अपनी शर्ट नहीं पहनी होती है। फिर तापसी उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर उस टैंक की विंडो के पास जाती है। इस वक्त उनके सामने वो तालाब होता है जो बारिश की वजह से और ज्यादा भर गया होता है। तापसी उस विंडो के सामने खड़ी होती है और तने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ डाले अपनी चिन को उसके कंधे पर रखे उसके पीछे खड़ा होता है। तने के गाल तापसी के गाल से चिपके होते हैं। वो दोनों सामने की तरफ देख रहे होते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल है और तने शॉवल ले रहा होता है। इतने में तापसी का फोन रिंग करता है। तापसी देखती है कि उसे दादी कॉल कर रही है। ये देख तापसी फोन पिक कर कहती है, जी दादी। सामने से दादी कहती है, तुझे याद है न कि तुझे आज निर्जला व्रत रखकर यहाँ आश्रम में आना है। उनकी बात सुनकर तापसी कहती है, जी दादी मुझे याद है, मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी। उसकी बात सुन दादी कहती है, तने को इस पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुझे ये पूजा करने नहीं देगा। दादी की बात सुनकर तापसी कहती है, मुझे पता है दादी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। 294 आश्रम जाना है। हेलो रीडर्स, आज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से चैप्टर थोड़ा छोटा है और जिस हिसाब से कमेंट मिल रहे हैं
उस हिसाब से लगता भी नहीं है कि आप लोगों को बड़ा चैप्टर चाहिए भी। तने रेडी होकर तापसी के साथ उस टैंक से निकलकर बाहर अपनी कार के पास आता है। वो तापसी के लिए कार का दरवाजा खोल उसे अंदर बैठाकर खुद दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तने कार ड्राइव करते हुए कहता है, मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तुम्हारे लिए दूसरी कार मंगवा दी है। ये सुन तापसी तने की तरफ देखते हुए कहती है, आप कहीं और जा रहे हैं। उसकी बात सुन तने तापसी की तरफ देखते हुए कहता है, हम शहर से बाहर पर शाम तक लौट आऊंगा। ये सुन तापसी हल्की सी स्माइल के साथ हमें सर हिला देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद तापसी देखती है कि सामने की तरफ एक कार खड़ी है और दूसरे तरफ के रास्ते पर 7 से 8 गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनके बाहर कई सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। तने उस एक कार के सामने अपनी गाड़ी रोकता है और फिर बाहर निकल के तापसी के लिए उसकी तरफ का डोर खोल देता है। तापसी गाड़ी से बाहर निकल कर आती है। तने प्यार से तापसी के माथे को चूमता है और फिर अपनी सीरियस और गहरी आवाज में कहता है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये सुन तापसी मुस्कुरा कर कहती है, आप भी जल्दी घर आ जाना। ये बोल वो उस दूसरी कार की तरफ बढ़ जाती है तो माही जल्दी से उस गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है। वो तापसी के लिए पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलती है तो तापसी एक नजर तने को देखकर उसे बाय करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। माही तुरंत वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। उनके जाते ही तने को गाड़ी भी वहां से निकल जाती है और पीछे से उसके गार्ड्स की गाड़ियां भी। माही कार ड्राइव कर रही होती है। तापसी दादी की बातों के बारे में सोच रही होती है। जब दादी ने उसे फोन किया था और उन्होंने तापसी से कहा था कि तने का अल्पायु योग है जिससे तने की जान को खतरा है। यही दोष तने के पापा और भाई पर भी था और उनके साथ क्या हुआ ये तो सबको हो पता है। दादी की बात सुनकर तापसी इतना डर जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। दादी ने तापसी से कहा था कि उन्होंने इस दोस्त का तोड़ निकाल लिया है जिसके लिए तापसी को उनके गुरुजी के आश्रम में एक पूजा करनी होगी और साथ ही एक हवन भी। तापसी ये सोच माही की तरफ देखती है। माही भी चुपचाप से ड्राइव कर रही होती है। उसके दिमाग में भी आज सुबह की बात चल रही होती है। रात को वो अक्षत के पास बैठे बैठे ही सो जाती है। सुबह जब अक्षत की आंखें खुलती है तो वो गुस्से से सोई हुई माही को उठाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी आवाज सुन सोई हुई माही एकदम से उठकर बैठ जाती है और खुद को अक्षत के रूम में देखकर वो अभी थोड़ा हैरान परेशान हो जाती है। अक्षत माही को उसकी बाजू से पकड़कर बेड से उठाते हुए कहता है, तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी में अपनी दिल में और इस कमरे में आने का मौका दिया था पर तुमने वो मौका ठुकरा दिया माही। इसलिए अब कभी भी मेरे दिल में, मेरी लाइफ में और इस कमरे में वापस आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये बात तुम अच्छे से जान लो। जितना मैंने तुमसे प्यार किया था आज उतना ही मुझे तुमसे नफरत है माही। आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ। ये बोल अक्षत माही को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। ये सोच माही ड्राइव करते हुए अपने होठों को आपस में दबा लेती है और अपनी आंखों में आ रही नमी को छुपाने की कोशिश करती है। ये दोनों ही लड़कियां अपनी अपनी सोच में डूबी हुई होती है। तभी तापसी माही से कहती है, माही मुझे तनेजा हाउस नहीं बल्कि कहीं और जाना है। उसकी बात सुनकर माही तापसी की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ जाना है। आई एम सॉरी तापसी पर मुझे तुम्हें सीधा घर ले जाने के ऑर्डर मिले हैं। ये सुन तापसी कहती है, माही दादी मेरा उस जगह पर इंतजार कर रही है, मेरा उस जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। दादी का नाम सुनकर माही हैरान होते हुए कहती है, तापसी क्या बोल रही हो तुम यार, दादी कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मायाई का सवाल सुनकर तापसी अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, माही मुझे एक आश्रम जाना है। फिर वो माही को सब कुछ बता देती है और कहती है, मेरे तने की लाइफ का सवाल है माही, प्लीज मुझे उस आश्रम में ले चलो। तापसी की बात सुनकर माही हैरान होते हुए गाड़ी रोक देती और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तापसी तुम ये कैसी बातें कर रही हो, सुन भी रही हो कि क्या बोल रही हो तुम आज के जमाने की लड़की होकर इस अंधविश्वास पर विश्वास क्यों कर रही हो। माही की बात सुन तापसी गुस्से और चीड़ के साथ कहती है, क्योंकि बात मेरे तने की लाइफ की है और जहाँ बात उनकी आएगी वहाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अब मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम तुरंत मुझे आश्रम की तरफ ले चलो, वरना मैं गाड़ी से उतरकर खुद ही पैदल चली जाऊंगी। तापसी की बात सुनकर माही बेचारी उसे अजीब नजरों से देखती है। उसे आज एक अलग ही तापसी दिखाई दे रही होती है। कुछ देर बाद माही एक आश्रम के सामने गाड़ी रोकती है। वो आश्रम एक एकांत जगह पर होता है जिसके आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ खाली खेत ही होते हैं। दूर दूर तक बस खाली जमीन ही नजर आ रही होती है। तापसी गाड़ी से बाहर निकलने को होती है तो माही उसे रोकते हुए कहती है, तुम रुक जाओ, पहले मैं खुद बाहर जाकर इस जगह को देखना चाहती हूँ। ये बोल माही गाड़ी से बाहर आ जाती है
और उस पूरी जगह पर को बहुत ध्यान से देखती हैं। माही ये देख ही रही होती हैं। तभी पीछे से दादी की आवाज आती है, तू यहाँ क्या कर रही है माही? दादी की आवाज सुनकर माही उनकी तरफ देखती है तो उसे सामने दादी खड़ी दिखाई देती हैं। दादी फिर गाड़ी के अंदर तापसी को देखती हैं। 294 आश्रम जाना है। तने रेडी होकर तापसी के साथ उस टैंक से निकलकर बाहर अपनी कार के पास आता है। वो तापसी के लिए कार का दरवाजा खोल उसे अंदर बैठाकर खुद दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तने कार ड्राइव करते हुए कहता है, मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तुम्हारे लिए दूसरी कार मंगवा दी है। ये सुन तापसी तने की तरफ देखते हुए कहती है, आप कहीं और जा रहे हैं? उसकी बात सुन तने तापसी की तरफ देखते हुए कहता है, हम शहर से बाहर, पर शाम तक लौट आऊंगा। ये सुन तापसी हल्की सी स्माइल के साथ हमें सर हिला देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद तापसी देखती है कि सामने की तरफ एक कार खड़ी है और दूसरे तरफ के रास्ते पर 7 से 8 गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनके बाहर कई सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। तने उस एक कार के सामने अपनी गाड़ी रोकता है और फिर बाहर निकल चैनल आरजी की तरफ का लाइक शेयर एंड कमेंट। तापसी गाड़ी से बाहर निकलकर आती है। तने प्यार से तापसी के माथे को चूमता है और फिर अपनी सीरियस और गहरी आवाज में कहता है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये सुन तापसी मुस्कुरा कर कहती है, आप भी जल्दी घर आ जाना। ये बोल वो उस दूसरी कार की तरफ बढ़ जाती है तो माही जल्दी से उस गाड़ी से बाहर निकलकर आ जाती है। वो तापसी के लिए पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलती है तो तापसी एक नजर तने को देखकर उसे बाय करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। माही तुरंत वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। उनके जाते ही तने को गाड़ी भी वहां से निकल जाती है और पीछे से उसके गार्ड्स की गाड़ियां भी। माही कार ड्राइव कर रही होती है। तापसी दादी की बातों के बारे में सोच रही होती है। जब दादी ने उसे फोन किया था और उन्होंने तापसी से कहा था कि तने का अल्पायु योग है जिससे तने की जान को खतरा है, यही दोष तने के पापा और भाई पर भी था और उनके साथ क्या हुआ ये तो सबको हो पता है। दादी की बात सुनकर तापसी इतना डर जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। दादी ने तापसी से कहा था कि उन्होंने इस दोस्त का तोड़ निकाल दिया है जिसके लिए तापसी को उनके गुरुजी के आश्रम में एक पूजा करनी होगी और साथ ही एक हवन भी। तापसी ये सोच माही की तरफ देखती है। माही भी चुपचाप से ड्राइव कर रही होती है। उसके दिमाग में भी आज सुबह की बात चल रही होती है। रात को वो अक्षत के पास बैठे बैठे ही सो जाती है। सुबह जब अक्षत की आंखें खुलती है तो वो गुस्से से सोई हुई माही को उठाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुन सोई हुई माही एकदम से उठकर बैठ जाती है और खुद को अक्षत के रूम में देखकर वो अभी थोड़ा हैरान परेशान हो जाती है। अक्षत माही को उसकी बाजू से पकड़कर बेड से उठाते हुए कहता है, तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी में अपनी दिल में और इस कमरे में आने का मौका दिया था पर तुमने वो मौका ठुकरा दिया माही। इसलिए अब कभी भी मेरे दिल में, मेरी लाइफ में और इस कमरे में वापस आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये बात तुम अच्छे से जान लो, जितना मैंने तुमसे प्यार किया था आज उतना ही मुझे तुमसे नफरत है माही। आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू, और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ। ये बोल अक्षत माही को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। ये सोच माही ड्राइव करते हुए अपने होठों को आपस में दबा लेती है और अपनी आंखों में आ रही नमी को छुपाने की कोशिश करती है। ये दोनों ही लड़कियां अपनी अपनी सोच में डूबी हुई होती है। तभी तापसी माही से कहती है, माही मुझे तनेजा हाउस नहीं बल्कि कहीं और जाना है। उसकी बात सुनकर माही तापसी की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ जाना है? आई एम सॉरी तापसी, पर मुझे तुम्हें सीधा घर ले जाने के ऑर्डर मिले हैं। ये सुन तापसी कहती है, माही दादी मेरा उस जगह पर इंतजार कर रही है, मेरा उस जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। दादी का नाम सुनकर माही हैरान होते हुए कहती है, तापसी क्या बोल रही हो तुम यार? दादी कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है? मायाई का सवाल सुनकर तापसी अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, माही मुझे एक आश्रम जाना है। फिर वो माही को सब कुछ बता देती है और कहती है, मेरे तने की लाइफ का सवाल है माही, प्लीज मुझे उस आश्रम में ले चलो। तापसी की बात सुनकर माही हैरान होते हुए गाड़ी रोक देती और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तापसी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुन भी रही हो कि क्या बोल रही हो तुम आज के जमाने की लड़की होकर इस अंधविश्वास पर विश्वास क्यों कर रही हो? माही की बात सुन तापसी गुस्से और चीड़ के साथ कहती है, क्योंकि बात मेरे तने की लाइफ की है और जहाँ बात उनकी आएगी वहाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अब मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम तुरंत मुझे आश्रम की तरफ ले चलो, वरना मैं गाड़ी से उतरकर खुद ही पैदल चली जाऊंगी। तापसी की बात सुनकर माही बेचारी उसे अजीब नजरों से देखती है। उसे आज एक अलग ही तापसी दिखाई दे रही होती है। कुछ देर बाद माही एक आश्रम के सामने गाड़ी रोकती है। वो आश्रम एक एकांत जगह पर होता है
जिसके आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ खाली खेत ही होते हैं। दूर दूर तक बस खाली जमीन ही नजर आ रही होती है। तापसी गाड़ी से बाहर निकलने को होती है तो माही उसे रोकते हुए कहती है, तुम रुक जाओ, पहले मैं खुद बाहर जाकर इस जगह को देखना चाहती हूँ। ये बोल माही गाड़ी से बाहर आ जाती है और उस पूरी जगह पर को बहुत ध्यान से देखती है। माही ये देख ही रही होती है, तभी पीछे से दादी की आवाज आती है, तू यहाँ क्या कर रही है माही? दादी की आवाज सुनकर माही उनकी तरफ देखती है तो उसे सामने दादी खड़ी दिखाई देती है। दादी फिर गाड़ी के अंदर तापसी को देखती है। 295 जप और हवन। तने की गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। वो एक खाली मैदान होता है जहाँ पर उसका प्राइवेट प्लेन खड़ा होता है। तने का गार्ड जल्दी से आकर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तने बाहर निकलकर अपने ब्लेजर के बटन लगाते हुए प्लेन में चढ़ जाता है। पीछे से एक और गाड़ी आती है और उसमें से अंकित बाहर निकलता है। वो भी उस प्लेन के अंदर चला जाता है। कुछ ही दिल में वह प्लेन हवा में उड़ाता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ तापसी गाड़ी से निकलकर बाहर आती है और फिर दादी के पास चली जाती है। दादी उसे डांटते हुए कहती है, मैंने तुझे अकेले आने के लिए कहा था तो फिर माही को साथ लेकर क्यों आई है? दादी की बात सुनकर तापसी कहती है, मैं माही को लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि तने ने माही को मेरे साथ भेजा है। ये सुनकर दादी कुछ कहती तभी तापसी फिर से बोल पड़ती है, दादी मेरे ख्याल से मुझे पूजा के लिए लेट हो रही है। ये सुनकर दादी कहती है, तुझे अंदर जाकर 1151 बार महामृत्युंजय जाप करना है। उसके बाद गुरुजी एक छोटा सा हवन करवाएंगे, तब जाकर ये पूजा संपन्न होगी और तुझे अंदर अकेले ही जाना होगा। इसलिए मैं घर जा रही हूँ, माही को भी अपने साथ लेकर जाती हूँ। ये बोल दादी माही की तरफ देखकर उसे आवाज देते हुए कहती है, माही पुत्र तापसी को यहाँ कुछ पूजा करनी है, इसलिए तुझे मेरे साथ घर चलना होगा। दादी की बात सुनकर माही उनके पास आकर कहती है, आई एम सॉरी दादी, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। मुझे तने सर के शर्त ऑर्डर है कि मुझे तापसी के साथ ही रहना है। सर इस वक्त शहर से बाहर गए हुए हैं और जब तक वो वापस नहीं आ जाते मुझे हर पल बस तापसी के साथ ही रहना होगा। ये सुन दादी कहती है, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, तू चल मेरे साथ, मैं उससे बात कर लूंगी। दादी की बात फिर से काटते हुए माही कहती है, सॉरी दादी, पर मेरी मजबूरी है, मैं सर का ऑर्डर नहीं डाल सकती। और तापसी को सिर्फ पूजा ही तो करनी है ना, तो आई प्रॉमिस मैं उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस एक तरफ खड़ी होकर उसे देखती रहूंगी। उनकी ये सारी बातें वहीं पर खड़ा गुरुजी का एक आदमी सुन रहा होता है। वो दादी के पास आकर कहता है, कोई बात नहीं माँ जी, अगर यह एक तरफ चुपचाप से पूजा में बिना कोई विघ्न डाले खड़ी रहेंगी तो ये भी यहाँ रुक सकती है। उस आदमी की बात सुनकर दादी तापसी की तरफ देखते हुए कहती है, तापसी मुझे सिर्फ तनय पुत्र की जिंदगी सही सलामत चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैंने तुझे कभी भी माफ नहीं करना है। ये बोल दादी वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। फिर वो आदमी मुस्कुरा कर तापसी से कहता है, आप इस तरफ से अंदर आ जाए। उसकी बात सुनकर तापसी और माही उसी तरफ बढ़ जाते हैं। वो जगह और वहाँ के लोग तापसी और माही को बहुत अजीब लग रहे होते हैं। आगे जाकर गुरुजी का एक शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, कृपया आप दोनों अपना अपना फोन यहीं पर ही रखवा दीजिए क्योंकि अंदर फोन ले जाना वर्जित है। उसकी बात सुनकर तापसी माही की तरफ देखती है तो माही नामे अपना सर हिला देती है। ये देख तापसी उस शिष्य से कहती है, क्या हम दोनों में से एक का फोन अंदर लेकर नहीं जा सकते? तापसी की बात सुनकर वो शिष्य कहता है, नहीं, क्योंकि गुरुजी अंदर ध्यान करते हैं और किसी भी प्रकार का शोर से उनका ध्यान न टूटे, इसीलिए हम ये सब बाहर ही रखवा देते हैं। तापसी को अब बहस करना ठीक नहीं लगता तो वो अपना फोन उसके हाथ पर रख देती है और साथ ही माही की तरफ देखती है तो माही भी अपना फोन निकाल कर उस शिष्य को ही दे देती है। अब वो शिष्य उन दोनों को अंदर गुरु जी के पास लेकर जाता है। तापसी और माही देखते हैं कि गुरु जी ने सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहनी होती है। वो अपनी आंखें बंद करे ध्यान में बैठे होते हैं। उनके आसपास धूप का धुआं फैला हुआ होता है। उनका शिष्य तापसी से कहता है, आप उस आसन पर बैठिए। ये बोल वो तापसी को दूसरी तरफ रखे एक आसन की तरफ इशारा करता है तो तापसी एक नजर गुरु जी को देख वहां से उस आसन की तरफ बढ़ जाती है और माही एक तरफ खड़ी होकर उसे देखने लगती है। तापसी को वो शिष्य एक माला देता है और कहता है, यह 101 दानों की माला है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी बार मंत्र उच्चारण किए हैं। तापसी उस माला को ले लेती है और फिर एक नजर माही की तरफ देखती है तो माही हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका देती है। ये देख तापसी गहरी सांस ले कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर मंत्रों का जाप करने लगती है। वहीं माही की नजर उस पूरी जगह पर ध्यान से घूम रही होती है। उसे वो जगह काफी अजीब लग रही होती है।
जब तापसी का 1151 जाप पूरा होने ही वाला होता है तो एक शिष्य आकर तापसी के सामने एक थाल रखता है और उसमें कुछ व्हाइट कलर का पाउडर मिलाने लगता है। माही ये देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, हे तुम ये क्या मिला रहे हो इसमें? माही की बात सुन वो शिष्य उसकी तरफ पलटकर अपने होठों के पास उंगली रखकर कहता है, शश शोर मचाकर इस आश्रम की शांति भंग मत कीजिए। माही उसकी बात सुनकर कहती है, शांति माय फूड, तुम इसमें कैसा पाउडर मिला रहे थे? मुझे साफ साफ बताओ। माही को गुस्सा होता हुआ देखकर वो शिष्य कहता है, इसमें ये कपूर पाउडर है जिसे मैं हवन सामग्री में मिला रहा हूँ। इतने में तापसी भी अपनी आंखें खोल देती है। वो माही को अपने सामने खड़ा देखती है तो माही उसकी तरफ देखकर कहती है, तापसी उठो यहाँ से, हमें कोई भी हवन नहीं करना है। माही की बात सुन वहाँ पर 2-3 और शिष्य आ जाते हैं। आरजी नॉवेल स्टोरी लाइक वाला शिष्य कहता है, ये कैसी बात कर रही है आप? यहाँ क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? ये हवन इनके पति की लंबी आयु के लिए हो रहा है। उस शिष्य की बात सुन माही तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, और अगर मैं कहूँ कि उन्हें इस हवन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उन्हें पता चला कि तापसी यहाँ है तो तुम सब लोगों को जरूर आखिरी आहुति की जरूरत पड़ेगी। माही की बात सुन पीछे से एक तेज आवाज आती है, तुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू? इस आवाज को सुनकर माही और तापसी उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से ये आवाज आई होती है। 296 उसे मार दो। माही की बात सुन पीछे से एक तेज आवाज आती है, तुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू? इस आवाज को सुनकर माही और तापसी उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से ये आवाज आई होती है और वो दोनों सामने देखकर हैरान होते हैं क्योंकि सामने वही गुरुजी खड़े होते हैं। तापसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। माही ने तापसी का हाथ कसकर पकड़ लिया होता है और उनके आसपास पता नहीं कहां से पर गुरुजी के कई शिष्य आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर तापसी को भी अच्छी वाइब नहीं आ रही होती है। वो उस गुरुजी की तरफ देखकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? दादी ने तो कहा था कि एक छोटी सी पूजा होगी और फिर ये सब। तापसी की बात सुनकर वो सब लोग हंसने लगते हैं और गुरुजी उसके पास आकर कहते हैं, पता है यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका अंधविश्वास। और हम जैसे लोग बस इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। और उस बुढ़िया को भी मैंने 2-4 बातें बोली और जहाँ से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले वहीं से मैंने उसकी कमजोरी को पकड़ लिया। ये सुनकर तापसी कहती है, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना बनाकर तुम अपने पास बुलाते हो और उनके डर और मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये सुन वो गुरुजी ताली बजाते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी समझदार निकली, पर अफसोस कि ये समझदारी काफी देर से आई है तुम्हारे अंदर। गुरुजी की बात सुनकर तापसी कहती है, पर ये सब करके मिलता क्या है तुम्हें? सिर्फ पैसे के लिए तो तुम ये सब नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर गुरुजी जोर जी से हंसने लगता है और कहता है, जानती हो मेरी और इन लड़कों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? औरत। और वो क्या है ना कि एक औरत से हम लोगों का काम नहीं चलता। ये सुन माही कहती है, यानी कि तुम तापसी के साथ? इतना बोल वो चुप हो जाती है और वही तापसी को अपने पूरे शरीर में एक कंपन सी महसूस होती है। माही की बात सुन गुरुजी का एक शिष्य आगे आकर कहता है, और औरतों को तो हम कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। फिर वो तापसी को बहुत ही गंदी नजर से देखते हुए कहता है, पर ये बहुत कम बार होता है कि तुम्हारे जैसी हसीन लड़की हमारे पास आकर फंसती है। ये सुन तापसी उन सब की तरफ देखती है तो उन सब की आंखों में उसे खुद को लेकर एक हवस नजर आ रही होती है। माही उन लोगों की बात सुनकर कहती है, तुम लोग आरसी हो ना, रेपिस्ट क्रू। ये सुन वो सब एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। फिर गुरुजी कहता है, ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, पर कोई बात नहीं, जैसे गेहूं के साथ घुन पीसता है वैसे ही सुंदर लड़की के साथ तो भी हमारे काम आएगी। अब बहुत हो गई बातें, इन लोगों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले चलो। और हाँ, उसे बुढ़िया का फोन आएगा तो क्या देना कि उसकी बहू ने पूरी पूजा करने से मना कर दिया है और वो यहाँ से चली गई है। ये बोल वो अपने लड़कों को उन्हें पकड़ने का इशारा करता है और 4 लोग माही और तापसी की तरफ बढ़ते हैं। तापसी तो अब कांपने ही लग जाती है। वही माही उन लोगों को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहती है, अपनी जगह पर ही रुक जाओ, हम लोग खुद जाने के लिए तैयार है, पर तापसी और मुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। माही की बात सुन वो लड़के गुरुजी की तरफ देखते हैं तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, अगर ये अपनी खुशी से बिना किसी चिलम चिल्ला और जोर जबरदस्ती के जाने के लिए तैयार है तो ऐसे ही सही। वही तापसी माही की बात सुनकर कहती है, माही। तो माही धीरे से तापसी से कहती है, तापसी, हम इन लोगों के बीच बुरी तरह से फंस चुके हैं, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए अभी चुपचाप इनके साथ चलो। माही की बात सुन तापसी की आंखों से एक बूंद आंसू का गिरता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तापसी और माही के जाते ही वो गुरुजी किसी को फोन करता है
और सामने से कॉल पिक होते ही वो कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया, अब मेरा पैसा तैयार रखना क्योंकि तुम्हारे सिर्फ एक काम के लिए मैं इंडिया आया हूँ। तुम्हें तो पता है इंडिया छोड़े मुझे पूरे 3 साल हो गए हैं। तभी सामने से उसे कहा जाता है, उस लड़की के साथ तुम जो कर सकते हो वो करो, पर मुझे वो लड़की वापस दिखाई तक नहीं देनी चाहिए। ये पैसा तुम्हें इसी काम के लिए मिल रहा है। ये सुन गुरु जी कहता है, ठीक है, वैसे उसके साथ एक और लड़की भी है, उसने तो हमारे ग्रुप को पहचान भी लिया है। गुरु जी की बात सुन सामने से आवाज आती है, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो, मार दो उसको भी। ये बोल फोन कट जाता है। माही और तापसी को एक गोदाम में लाया जाता है। उन दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं। उस गोदाम में अंधेरा होता है, बस हल्की सी रोशनी बाहर से नजर आ रही होती है। तापसी रोते हुए कहती है, माही माही ये सब क्या हो रहा है, और कौन है ये लोग। तापसी की बात सुन माही कहती है, 2 साल पहले आरसी करके एक गैंग के बारे में तुमने सुना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर और न्यूज में उनके बारे में काफी बताया गया था। ये गैंग बाबाओं के भेष में कमजोर और मजबूर औरतों को झूठा डर दिखाकर अपने आश्रम आने के लिए मजबूर करती थी। ये लोग उन औरतों को प्रसाद बोलकर एक ड्रग दिया करते थे, जिससे 24 घंटे के लिए उन औरतों की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती थी, और फिर उनका फायदा उठाया जाता था, रिकॉर्ड कर दिया जाता है उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। जो औरत खूबसूरत होती थी उसे ये लोग दुबई बेच दिया करते थे, और जो ठीक ठाक होती थी उसे उसकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था, ताकि वो कुछ और औरतों को उनके पास ला सके। और जो ये बोल माही चुप हो जाती है। तापसी उसे चुप होता हुआ देखकर कहती है, और जो क्या माही। माही एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, और जो औरतें दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती थी, ये लोग उन्हें मारकर उनकी आंखें, किडनी, हार्ट जितने भी काम के ऑर्गन्स होते थे वह निकाल देते थे। ये सुनकर तो तापसी का सर ही घूमने लगता है। एक तो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, और दूसरा ये सब बातें सुनकर उसका वॉमिट करने का दिल हो रहा होता है। स्टोरी लाइक शेयर एंड कमेंट। तापसी घबराते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे माही। तने भी आज शहर से बाहर गए हैं, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये बोल तापसी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 297 जान से मार दो। तापसी को अब काफी घबराहट हो रही होती है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है कि क्यों उसने दादी की बात सुनी और तने को कुछ नहीं बताया। कितनी 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 बड़ी बेवकूफ है वो। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसने इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास किया। तो अब क्या ही फर्क रह गया उसमें और उन अनपढ़ लोगों में, जो आसानी से इन सब की झांसे में आ जाते हैं। तापसी को डर लग रहा होता है इस बात से कि क्या सच में वो आज के बाद तने को कभी भी देख नहीं पाएगी, और अगर यहाँ उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो वो क्या करेगी। कुछ देर सोचने के बाद तापसी अपने मन में ये बात पक्की कर लेती है कि अगर उसके साथ किसी ने भी कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो वो उससे पहले खुद ही खुद की जान ले लेगी। जहाँ तापसी के दिमाग में ये सब चल रहा होता है, वही माही उस पूरी जगह को बहुत ध्यान से देख रही होती है, ताकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। माही फिर तापसी की तरफ देखती है। तापसी को ऐसे खोया हुआ देखकर माही कहती है, क्या हुआ तापसी, क्या सोच रही हो। माही की बात सुन तापसी अपना सर पीछे कर कहती है, अपनी बेवकूफी के बारे में और उसकी सजा क्या होनी चाहिए ये तय कर रही हूँ। ये सुन माही एकदम से अपने हाथ खोल तापसी के पास जाती है। तापसी माही के हाथ खुले देख हैरानी से कहती है, ये तुमने कैसे किया। माही तापसी की दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए कहती है, ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो तापसी, हमारे पास यहाँ से भागने के लिए बस कुछ देर का ही टाइम है। ये लोग अगर एक बार अंदर आ गए तो फिर हम यहाँ से किसी भी कीमत में बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये लोग हमें फिर सीधा दुबई ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इसीलिए तुम किसी भी और के बारे में ना सोचकर सिर्फ यहाँ से भागने के बारे में सोचो, ठीक है। उसकी बात सुन तापसी हमें सर हिला देती है। ये देख माही उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, गुड। फिर माही उसका हाथ खोलते हुए कहती है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आई। ये बोल वो उस पूरे गोदाम में इधर उधर देखती है। पूरे गोदाम में देखने के बाद एक तरफ कोने में माही को एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखता है, जो शायद इस गोदाम से सामान बाहर निकालने के लिए बनाया गया होगा। माही उस दरवाजे को देख उसके पास जाती है और अपने पैरों से उस दरवाजे पर लात मारने लगती है। दरवाजा काफी पुराना होने की वजह से उसकी लकड़ी सड़ चुकी होती है, जिससे वो माही के 2 से 3 बार लात मारने से ही टूट जाता है। ये देख तापसी भी जल्दी से वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। अब वो दोनों उस दरवाजे की लड़कियों को हाथ से खींचने लगते हैं, जिससे तापसी के हाथ भी छिल जाते हैं। कुछ ही देर में उस दरवाजे से बाहर निकलने की जगह बन जाती है। माही पीछे देखते हुए कहती है, तापसी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, इससे पहले कि वो लोग अंदर आ जाए।
माही की बात सुन तापसी जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू को अपनी कमर से बांधते हुए उस दरवाजे से बाहर निकलती है। उसके पीछे पीछे माही भी वहां से निकलकर बाहर आती है। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि उस गोदाम से आगे एक सुनसान सड़क नजर आ रही है और उस सड़क के आसपास जंगल होते हैं जो ज्यादा घने नहीं होते हैं और अंधेरे में कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा होता है। माही तापसी का हाथ पकड़कर कहती है, भागो तापसी, और जो भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। ये बोल माही तापसी का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। थोड़ा आगे जाते ही उस गुरुजी के आदमी भी उस दरवाजे से बाहर निकल कर आते हैं और माही और तापसी को भागता हुआ देखकर कहता है, वो कहते हैं वो जा रही है सा, पकड़ो उन्हें। माही पीछे मुड़कर देखती है और उन लोगों को अपने पीछे आते देख वो तापसी से कहती है, तापसी चाहे जो हो जाए तुम्हें रुकना नहीं है, अगर मेरा हाथ भी छूट जाए तो सामने की तरफ भागते रहना। ये सुन तापसी कहती है, पर तुम ये क्यों कह रही हो। माही कुछ कहती तभी एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ खींचता है, जिससे माही और तापसी का हाथ छूट जाता है। तापसी अपनी जगह पर रुककर माही को देखती है तो माही चिल्लाकर कहती है, तापसी तुम भागो। तापसी रोते हुए कहती है, माही तुम। वो आदमी तापसी की तरफ बढ़ने को होता ही है कि तभी माही अपनी जीन्स की पॉकेट से छोटा चाकू निकालकर उस आदमी के कंधे पर मारते हुए चिल्लाकर कहती है, मैं आ जाऊंगी, बस तुम यहाँ से भागो, जाओ। माही की बात सुन तापसी रोते हुए नामे सिर हिला देती है तो माही वो चाकू उस आदमी के कंधे से निकालकर उसके सीने पर मारते हुए कहती है, तुमको तने सर की कसम है। ये सुन तापसी रोते हुए माही को देखती है तो माही आगे कहती है, तापसी अगर तुम यहाँ से निकल जाओगी तो मुझे सिर्फ खुद को बचाना होगा, जो मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो तुम यहाँ से जाकर मेरे लिए चीजें आसान कर रही हो। माही की बात सुन तापसी अपने आंसू साफ कर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है और फिर वहां से आगे निकल जाती है। 5 से 6 लोग और वहां पर पहुंच जाते हैं। वो माही की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़ते ही है कि माही एक के मुंह पर पंच मारते हुए दूसरे के मुंह पर अपने पैर हवा में उठाकर दे मारती है। एक और आदमी माही की तरफ बढ़ता है तो वो उसके सीने पर अपनी कोहनी से मारकर उसे कुछ ही देर में चीर कर देती है। अब वहां पर और भी आदमी आ जाते हैं, जिनमें से एक वो गुरुजी भी होता है। वो अपने आदमियों से कहता है, कुछ लोग उस लड़की के पीछे जाओ और कुछ इसे संभालो, और हाँ जो लड़की आगे की तरफ भागी है उसे मारने के ऑर्डर है, तो उसे जान से मार दो। उस गुरुजी की बात सुनकर वो आदमी तापसी की तरफ बढ़ जाते हैं। वही गुरुजी माही को देखते हैं, जो किसी के भी हाथ नहीं आ रही होती है, बल्कि जो भी माही के नजदीक जा रहा होता है, माही कुछ ही पलों में उसे जमीन में गिरा रही होती है। ये देख वो गुरुजी माही को गाली देते हुए अपने कमर के पीछे से एक छोटी सी पिस्तौल निकालकर माही की तरफ उसे पॉइंट कर एक गोली चला देता है। इधर तापसी आगे की तरफ भाग रही होती है। उसकी अब सांसें फूलने लगी थी। सुबह से उसने पानी तक नहीं पिया होता है, अब तो उससे भागा भी नहीं जा रहा होता है। तापसी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे 20 से 25 लोग आ रहे होते हैं। ये देखकर तापसी की आंखें बड़ी हो जाती है। इतने में उस सुनसान जगह पर एक गोली चलने की आवाज आती है और तापसी का पूरा शरीर कांप जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे से कहती है, मामा ही। अब तापसी की सारी हिम्मत टूट जाती है और वो अपनी जगह पर ही घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने गले में पहने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाकर कहती है, तने। अब तक तापसी को उन सारे लोगों ने घेर लिया होता है। उनमें से एक आदमी तापसी की तरफ एक बड़ा सा चाकू लेकर बढ़ता है और उसकी गर्दन पर वो चाकू मारने के लिए ही होता है। तभी हवा को चीरते हुए एक गोली आती है और जाकर सीधा उस आदमी के हाथ के आर पार हो जाती है। 298 गोली लगना। अब तक तापसी को उन सारे लोगों ने घेर लिया होता है। उनमें से एक आदमी तापसी की तरफ एक बड़ा सा चाकू लेकर बढ़ता है और उसकी गर्दन पर वो चाकू मारने के लिए ही होता है। तभी हवा को चीरते हुए एक गोली आती है और जाकर सीधा उस आदमी के हाथ के आर पार हो जाती है, जिससे वो चाकू उस आदमी के हाथ से छूट जाता है। अपने घुटनों के बल नीचे बैठी तापसी जब देखती है कि वो आदमी उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर चाकू चलाने ही वाला है, तो वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि उसे अपनी मौत नजदीक आते देख डर ना लगे। पर जब कुछ देर तक तापसी को किसी दर्द का कोई एहसास नहीं होता, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही आंसुओं की वजह से उसे धुंधला धुंधला सा एक साया अपनी तरफ बढ़ते नजर आ रहा होता है। कुछ ही देर में तापसी को वो धुंधला साया साफ नजर आने लगता है और उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। सामने से तने आ रहा होता है। तने के पीछे उसके कई गार्ड्स होते हैं जो उस गुरुजी के आदमियों से निपट रहे होते हैं। वही तने के हाथ में एक तलवार होती है, जिससे को भी उसके आगे आ रहा होता है। वो उसे किसी गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रहा होता है। तने का चेहरा बहुत भयानक नजर आ रहा होता है
और आंखें इतनी लाल होती है कि मानो उनमें कोई तेज आग जल रही हो। तने आगे बढ़ते हुए तापसी की तरफ ही आ रहा होता है। वही तापसी के बगल में खड़ा वो आदमी जो उसे चाकू मारने वाला होता है। वो ये सब देखकर गुस्से से अपने दूसरे हाथ से तापसी की बाल पकड़कर उसे खींचने को होता है, पर वो तापसी के बाल छू भी पाता उससे पहले तने उसका गला पकड़ लेता है। तने की उंगलियां उसके गले पर बिल्कुल धंस चुकी होती है। तने ने उस आदमी का गला कुछ इस तरह से पकड़ा होता है कि उस आदमी से सांस भी नहीं ली जा रही होती है। दूसरा, तने की उंगलियां उसके गले में धंसने से उसे बहुत दर्द भी हो रहा होता है। कुछ ही पलों में तने के हाथ पूरी तरह से खून से सन जाते हैं और वो आदमी बेजान सा जमीन पर गिर जाता है। फिर तने तापसी की तरफ देखता है, जो नीचे अपने घुटनों के बल बैठी रो रही होती है। तापसी ने अपने दोनों हाथ भी जमीन से टिकाए होते हैं और वो बुरी तरह से रो रही होती है। तने ये देख उसके सामने अपना एक घुटना मोड़कर बैठता है। यह एहसास होते ही तापसी अपना सर ऊपर कर तने की तरफ देखती है और तुरंत रोते हुए उसके सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तने ने अभी भी अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी होती है, पर दूसरे हाथ से वो तापसी को अपने सीने और ज्यादा छुपा लेता है। तने का चेहरा अभी भी वैसे भयानक ही नजर आ रहा होता है और आंखें उतनी ही लाल। दूसरी तरफ जहाँ पर माही होती है, उस जगह पर साहिल और अक्षत पहुंच जाते हैं। माही के कंधे पर गोली लगी होती है, पर तब भी वो उन लोगों से अभी भी पूरी हिम्मत से लड़ रही होती है। अक्षत की नजर जैसे ही मैं के कंधे से बहते हुए खून पर जाती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी माही के पीछे से एक आदमी आकर उसके सर पर एक लोहे की रोड मारता है, पर वो रोड माही के सर पर लगती उससे पहले ही अक्षत वहां पर आकर वो रोड पकड़ लेता है और गुस्से से वो रॉड उस आदमी से छीनते हुए वो उसकी छाती पर जोर से एक लात मारकर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। माही जब अपने पीछे खड़े अक्षत को पलट कर देखती है तो हल्के से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए माही की आंखें घूम जाती है और वो एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि वो नीचे जमीन पर गिरती, उससे पहले ही अक्षत उसे थाम लेता है और माही को अपनी बाहों में लेते हुए वो चिल्लाते हुए कहता है, माही। साहिल ये देखकर अक्षत से कहता है, अक्षत यहाँ पर अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम माही को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाओ। अक्षत अभी भी माही को अपनी बाहों में लेकर चुपचाप बैठा होता है। ये देखकर साहिल चिल्लाते हुए कहता है, अक्षत उठो, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, माही को गोली लगी है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। साहिल की बात सुनकर अक्षत हड़बड़ाते हुए कहता है, माही माही मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रही हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बोल अक्षत माही को लेकर वहाँ से चला जाता है। सब्सक्राइब माय चैनल आरजे तने की बाहों में तापसी भी रोते रोते बेहोश ही चुकी होती है। तने भी तापसी को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है, पर जाने से पहले वो एक नजर अंकित की तरफ देखता है तो अंकित धीरे से अपनी पलकें झपका देता है। तने कुछ ही देर में तापसी को लेकर अपने घर आ जाता है, जो घर उसका और तापसी का था। तने तापसी को लेकर अपने बेडरूम में आता है। तापसी का पूरा चेहरा, हाथ पैर सब गंदे हो चुके होते हैं। रोने की वजह से भी तापसी का चेहरा पूरा मुरझा गया होता है। तने तापसी को आराम से बेड में रखते हुए वॉशरूम से पानी लेकर आता है और तापसी के चेहरे, हाथों और पैरों को अच्छे से साफ कर वो कुछ ही देर में उसके कपड़े भी चेंज कर देता है। इतनी देर में उसके बेडरूम का डोर नॉक होता है। तने जल्दी से जाकर डोर खोलता है तो सामने दो लेडी डॉक्टर खड़ी होती है। तने के सामने आते ही वो दोनों अपना सर झुका लेती हैं। थोड़ी ही देर बाद वो तापसी को चेक कर उसे एक इंजेक्शन दे देती हैं। वो तापसी को अच्छे से चेक करने के बाद तने के सामने सर झुकाकर कहती है, सर डर और कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी मैम। आई थिंक इन्होंने आज सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। ये बोलकर वो दोनों डॉक्टर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही तने तापसी की तरफ देखता है और फिर सीधा अपने रूम से बाहर निकलकर वो घर से भी बाहर निकल जाता है। तने का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस होता है, पर उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही होती है। कुछ ही देर में तने की गाड़ी तनेजा हाउस के सामने आकर रुकती है। तने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा तनेजा हाउस के अंदर चला जाता है। दादी परेशान से नीचे हॉल में ही घूम रही होती है। सिम्मी जी और अनामिका वही सोफे पर बैठी होती हैं। अनामिका अपने फोन पर लगी होती है, वो काफी खुश नजर आ रही होती है। वहीं सिम्मी जी उसके बगल में बैठी एक फाइल पढ़ रही होती है। 299 गुस्सा और वार्निंग। अनामिका अपने फोन पर लगी होती है, वो काफी खुश नजर आ रही होती है। वहीं सिम्मी जी उसके बगल में बैठी एक फाइल पढ़ रही होती है। इतने में तने घर के अंदर आता है। उसे देखते ही दादी तने के पास जाकर उसके सामने खड़े होकर कहती हैं, तने पुत्र तू आ गया, देख देख तू अपनी बीवी के हाल, तू उसके पीछे इतना पागल हुआ जा रहा है और उस लड़की को तेरी कोई परवाह नहीं है।
वो तो आज घर, इतना बोलते ही दादी अचानक से चुप हो जाती है, क्योंकि तने ने अब तक अपनी आंखें बंद की हुई होती है। वो जब अपनी आंखें खोलकर दादी की तरफ देखता है तो दादी की आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। तने की आंखें इस वक्त गुस्से से गहरी लाल नजर आ रही होती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उनमें खून उतर आया हो। तने की तरफ देखते हुए अब दादी के मुंह से एक भी आवाज नहीं आ रही होती है। अब तक जो चीड़, जो गुस्सा, जो नाराजगी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, वो सब तने के उनकी तरफ एक नजर देखते ही गायब हो जाता है। वहीं सिम्मी जी और अनामिका भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। तने दादी की साइड से निकलकर एक तरफ जाता है और वहां कोने पर रखे कैंडल स्टैंड को उठाकर सीधा उसी के पास रखे बड़े से शोपीस पर कैंडल स्टैंड से मारता है और उसी के साथ अगले ही पल वो शोपीस नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही तने वहां उस हॉल में रखी सारी पेंटिंग्स, मूर्तियां, सभी शोपीस सब कुछ ही देर में तोड़कर उस जगह को पूरा का पूरा तहस नहस कर देता है। दादी ने तो अपनी आंखें बंद कर अपने काम पर हाथ रख लिए होते हैं। अनामिका और सिम्मी जी की भी तने को ये सब करता देखकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती है। वो दोनों भी डर से एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। वही इतनी तेज तेज आवाजें सुनकर किंजल और निकिता भी अपने रूम से भागकर बाहर आ जाती है, पर वो ऊपर रेलिंग के पास खड़ी ही ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है। उन दोनों के नीचे आने की हिम्मत ही नहीं होती है। ये सब तोड़ते हुए कुछ पीस तने के हाथ में भी घुस जाते हैं, पर तने को तो जैसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। अब तने दादी के सामने आकर खड़े होते हुए अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहता है, हिम्मत भी कैसे हुई तापसी को उस ढोंगी गुरु के पास भेजने की। ये बोल तने जोर से वहीं पर रखे सेंटर टेबल पर एक लात मार देता है, जो आगे खिसक कर सीधा अनामिका के घुटने पर लगता है, जिससे अनामिका आ बोलते हुए अपना घुटना पकड़कर अपनी नम आंखों तने की तरफ देखती है। पर तने अभी भी अपनी लाल दहकती आंखों से दादी को ही देख रहा होता है, मानो जैसे अनामिका के होने न होने, उसके वजूद से ही उसे कोई भी फर्क ही ना पड़ता हो। वहीं अनामिका को चोट लगता देख सिम्मी जी उसको पकड़ लेती है। तने अभी भी दादी को देखते हुए कहता है, इतिहास को दोहराने की कोशिश मत कीजिए आप। ये सुन दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तने आगे कहता है, मेरा इस घर से, इस घर के लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा है, क्योंकि इस घर में रहने वाले सभी रिश्ते मतलबी है और मैं और मेरा भाई आपके पति और बेटे की वजह से इस काली दुनिया में फंसे हुए हैं। उनकी वजह से ही मैंने इस काली दुनिया में कदम रखा। एंड टुडे आई एम द किंग ऑफ दिस ब्लैक वर्ल्ड। तने के मुंह से निकले ये शब्द इस वक्त वहां पर खड़े सभी लोगों के पूरे शरीर में एक डर की वजह से झुरझुरी सी पैदा कर रहे होते हैं। तने उस स्टैंड को फेंकते हुए कहता है, मेरा इस दुनिया में तापसी के अलावा कोई अपना नहीं है, और अगर अब उसे इतनी सी भी तकलीफ इस घर की या इस घर में रहने वाले लोगों की वजह से पहुंची, तो फिर इस घर में सिर्फ और सिर्फ मातम मनाया जाएगा। ये घर कभी भी खुशी का एक पल तक नहीं देख पाएगा। ये बोल वो एक नजर अनामिका की तरफ देखता है। तने की ये नजर अनामिका के सीने में इस कदर चुभ रही होती है, जिससे उसे खुलकर सांस भी नहीं आ रही होती है। बड़ी मुश्किल से अनामिका अपना सलाइवा घुटती है। तने वापस से दादी की तरफ देख कहता है, आज से ना तो मैं और ना तापसी इस घर में कदम रखेंगे, और अगर किसी ने भी तापसी के करीब जाने की कोशिश की तो वो अपनी हालत का खुद जिम्मेदार होगा। ये बोल तने उन टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर पैर रखकर वहां से चला जाता है। तने के जाते ही दादी लड़खड़ा जाती है, तो सिम्मी आकर उन्हें संभाल लेती है। दादी रोते हुए कहती है, सिम्मी उसे सब पता है, वो सब कुछ जानता है, मुझसे नफरत है उसे। ये बोल दादी नीचे बैठकर अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ अक्षत माही को लेकर हॉस्पिटल आ चुका होता है। डॉक्टर्स माही के कंधे पर लगी गोली अब तक निकाल चुके होते हैं। माही को एक रूम में शिफ्ट भी कर दिया जाता है, पर माही अभी भी बेहोश होती है। अक्षत माही का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे देख रहा होता है। उसका तो ये सोच सोच कर दिल ही बैठा जा रहा होता है कि अगर आज माही को कुछ हो जाता तो वो क्या क्या करता। क्या वो माही के बिना अपनी लाइफ दोबारा से नॉर्मल तरीके शुरू कर सकता था? नहीं, कभी भी नहीं। आज अक्षत को एहसास हो रहा होता है, चाहे माही उसके साथ रहे या ना रहे, ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है उसके लिए, और अगर मैटर करता है तो बस ये कि माही जहाँ भी रहे बस सही सलामत रहे। ये सोचते हुए अक्षत माही के हाथ को हो चूम लेता है। इधर तनय अपने घर वापस आ जाता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है तो तापसी अभी भी गहरी नींद में सोई हुई होती है। शायद ये इंजेक्शन का असर होता है, जिससे तापसी अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रही होती है। तापसी को सोता हुआ देख तनय अपने रूम के एक तरफ जाता है और वहां पर एक बड़ी सी लकड़ी की पेंटिंग पर अपने हाथ रखकर उसे पुश करता है। तने के पुश करते ही वो लकड़ी की पेंटिंग किसी दरवाजे की तरह दूसरी तरफ खिसक जाती है, और उसके खिसकते ही उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा बार होता है, जहां पर काफी एक्सपेंसिव ड्रिंक का पूरा भंडार लगा होता है।
तने वहां से एक बोतल निकालकर वहां से सीधा तापसी के बेड के सामने लगे सोफे पर चला जाता है और तापसी को देखते हुए ही वो उस बोतल को अपने होठों से लगा लेता है। 300 मॉस्को। सुबह के 4 बज चुके होते हैं। तने ने शराब की पूरी एक बोतल खत्म कर दी होती है और वो अभी भी तापसी को ही देखे जा रहा होता है। उसने पिक 3 घंटों से 1 मिनट के लिए भी तापसी से अपनी नजरें नहीं हटाई होती हैं। पर तने को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वो थोड़ा सा भी नशे में होगा। आंखें तो उसकी वैसे भी नशीली ही थी। 4 बजे के आसपास तापसी को प्यास लगती है तो वो नींद में ही कसमसाते हुए पानी मांगती है। ये देख तने उसके पास जाकर उसे पानी पिलाता है। पानी पीकर तापसी वापस से सो जाती है और फिर जाकर सुबह सीधा 7 बजे तापसी की नींद खुलती है। तापसी बेड पर बैठते हुए अपने पूरे रूम में नजर घुमाकर देखती है तो उसे तने कहीं पर भी नहीं नजर आता। ये देख तापसी अपने बेड से उठकर बाहर बालकनी में चली जाती है और वहां से वो नीचे देखती है पर तने वहां पर भी नहीं होता है। ये देख तापसी उदास होकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद तापसी जब नीचे आती है तो उसकी मेड उसके लिए टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देती है। फिर तापसी चुपचाप से नाश्ता कर बाहर निकल जाती है। तापसी बाहर गार्डन में बैठकर एक बुक पढ़ रही होती है पर सिर्फ वो बुक खोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ी होती है। ये बुक अक्सर तापसी पढ़ती थी पर आज उसका पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होता है। तापसी कहीं खोई हुई सी बैठी होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखती है कि विशाखा उसे कॉल कर रही है। विशाखा कॉल पिक करते ही तापसी हेलो कहती उससे पहले ही विशाखा बोल पड़ती है, ताशी आर यू क्रेजी? तुझे किसने कहा था उस पाखंडी बाबा के पास जाने के लिए? तू जानती है कल रात आधे से ज्यादा शहर में खलबली मची हुई थी। विशाखा की बात सुनकर तापसी कहती है, प्लीज विशु तू। इससे आगे तापसी कुछ कहती तभी विशाखा बोल पड़ती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू अभी तक इतनी शांत कैसी रह सकती है, इतना बड़ा कांड करने के बाद। और तुझे पता है कि तेरी वजह से मिस्टर तनेजा मॉस्को चले गए हैं। ये सुन तापसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके हाथ से वो बुक भी नीचे छूट जाती है और तापसी धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, मॉस्को। इतने में फिर विशाखा कहती है, हाँ वो 2 घंटे पहले ही निकले हैं। मुझे अंकित का मैसेज आया था कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर तनेजा ने तुम्हें कुछ बताया होगा। आखिर इतने नाराज जो है वो तुमसे। अब तापसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने मन में ही सोचती है, क्या तने सच में उससे नाराज होकर उसे छोड़कर चला गया है। दूसरी तरफ तने हॉस्पिटल में होता है। माही उसके सामने बेड पर लेटी हुई होती है। इतने में किंजल और साहिल भी वहां पर आ जाते हैं। किंजल माही की तरफ देखती है जिसका चेहरा कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका होता है। वो माही के पास जाकर अपने साथ लाए फूलों को वही फ्लावर पॉट पर रखते हुए कहती है, अक्षत क्या तुम राशि यहीं पर हो? किंजल की बात सुनकर अक्षत हाँ में सर हिला देता है। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है माही और तापसी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब नानी की वजह से हुआ है? ये सुन अक्षत अपनी आंखें बड़ी कर किंजल की तरफ देखता है तो किंजल कहती है, नानी ने ही तापसी को उस कॉल बाबा जी के पास भेजा था। ये सुन अक्षत गुस्से से कहता है, नानी का दिमाग खराब है क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? माय चैनल आरजी नॉवेल स्टोरी लाइक शेयर कमेंट। साहिल कहता है, मुझे नहीं लगता कि दादी ने ये सब जानबूझकर किया है। वो तापसी को नापसंद जरूर करती हैं पर उससे इतनी भी नफरत नहीं करती कि उसके संग ये सब करें। साहिल की बात सुनकर किंजल कुछ सोचकर उसकी तरफ देखकर कहती है, साहिल चलो अक्षत के लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं कैंटीन से। ये बोल वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। साहिल भी उसके पीछे चला जाता है और अक्षत आराम से सोई हुई माही की तरफ देखता है। किंजल साहिल के साथ एक गैलरी में आकर खड़ी होते हुए कहती है, साहिल तुम तने भाई के साथ बचपन से हो ना? किंजल की बात सुन साहिल हाँ में सर हिला देता है। ये देख किंजल आगे कहती है, तने भाई कल नानी को गुस्से में कह रहे थे कि वो इतिहास दोहराने की कोशिश ना करें। क्या दादी ने पहले भी ऐसा कुछ किया है? किंजल की बात सुनकर साहिल कहता है, देखो किंजल तुम बस इतना जान लो कि ऐसा बहुत कुछ है तने के अंदर जो राज उसने खुद के अंदर बहुत गहराई से दफन कर रखे हैं। अगर वो राज बाहर आ गए तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। लास्ट की लाइन पर साहिल बहुत जोर देकर कहता है। इधर तापसी कई बार तने को कॉल करती है पर तने का फोन नहीं लग रहा होता है। तने के बिना तापसी का बिल्कुल भी उस घर पर नहीं लग रहा होता है। अगली सुबह तापसी रेडी होकर मानव और संध्या के पुराने घर चली जाती है। जब से मानव ने अपने दादाजी की कंपनी संभाली थी तो वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद से तापसी अपने उस घर में बिल्कुल भी नहीं गई होती और गाड़ियां उसकी गाड़ी के पीछे निकल पड़ती है। तापसी के पीछे मुड़कर जब ये देखती हैं तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब तने ने उसकी सेफ्टी के लिए किया होगा। कुछ देर बाद तापसी अपने पुराने घर के सामने होती है।
उसके मोहल्ले के कई लोग इतनी सारी गाड़ियों को अपने मोहल्ले में एक साथ आता देखकर अपने अपने घर के बाहर निकल जाते हैं। पर तापसी बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपने घर पर चली जाती है। वो देखती है कि वहां पर हर सामान को व्हाइट कलर के कपड़े से ढक कर रखा गया है। उस पूरे घर में काफी गंदगी हो आई थी, हर जगह धूल मिट्टी नजर आ रही होती है। ये देखकर तापसी अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करती है और कुछ ही देर में वहां पर 2 कार और आकर रुकती है और उसमें से किंजल और विशाखा निकलकर बाहर आती है। वो दोनों घर के अंदर जाती है तो तापसी अपनी कमर पर हाथ रख घर के बीचों बीच खड़ी होती है। उसे खड़ा देखकर किंजल कहती है, तापसी क्या हुआ, तुमने अचानक से यहाँ आने के लिए क्यों कहा? किंजल की बात सुन तापसी अपनी कमर पर अपने दुपट्टा बांधते हुए कहती है, क्योंकि मेरे पति मुझसे नाराज होकर किसी दूसरे देश चले गए हैं और मुझे अपनी इरिटेशन बाहर निकालनी है। ये सुन विशाखा कहती है, तो क्या हम तेरे पंचिंग बैग है जो हमें कूटकर अपनी इरिटेशन बाहर निकलेगी? सब्सक्राइब माय चैनल।